Hello students, so far we have discussed about the current electricity, basic topics like the charge, what is rate and what is the basic definition of current. We have also seen the expression for the current, right? हम लोगों ने expression देख लिया था. Properties की जहाँ तक बात करें चार्ज की, तो वो लोग भी हम लोग देख रहे थे. जो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक था वो दो हिस्सों में टूटा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी. और हमने ये भी बोला था कि हम लोग उस लेवल तक पढ़ेंगे जहाँ तक 12th के कुछ क्वेश्चंस कर पाए, है ना. तो उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे. आज बात जहाँ तक की है कि आप लोगों ने रिवीजन किया होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखे होंगे, चार्ज का एक डेफिनेशन भी बताया था, वो शायद ना समझ में आया तो उससे कोई हानि वाली बात नहीं है, इट्स ओके, ठीक है. बात करते हैं करंट का. हम लोग एक्सप्रेशन देखें, एवरेज करंट को लिख दिया था, लेकिन करंट क्यों किसी सर्किट में आता है, कैसे क्या होता है, ये सब चीज़ें पे बात अभी नहीं की है. अभी हम लोग बस बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को ही डील कर रहे हैं. तो इसी में आगे बढ़ते हैं. हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देख लिया था, और यू कैन से चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, हाउ द चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर. हम लोगों ने इस पे बातें कर ली थी, है ना. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग अगली एक दो प्रॉपर्टी जो बची हुई उसको कवर अप करते हैं चार्ज से रिलेटेड. पेन एंड कॉपी लेके लिखिएगा, जहां भी दिक्कत होगी वीडियो पॉज करके देखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जो अगली प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, वो है हमारा चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड system is conserved. चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, है ना. जो आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है हमारा वो कंजर्व होता है. ये एक नॉर्मल सा मैंने लाइन लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड. अब इसके मतलब समझते हैं सर ये क्या है, कैसे कंजर्व होता है चार्ज, है ना. ये हम देखते हैं. चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व. यहां पर चार्ज के बारे में तो हम लोग जान चुके थे सर, ये है आइसोलेटेड सिस्टम भी समझते हैं, और ये है कंजर्व. ये दो बेसिक चीज को हम लोग डील करते हैं. क्या होता है ये, इसका मीनिंग समझते हैं, फील लेते हैं इस स्टेटमेंट का, अच्छे से फील लेते, अच्छे से फील लेते. समझ में आ रहा है. देखो, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व कहने का मतलब है कि अगर मैं सिंपल सा एक कोई भी न्यूट्रल बॉडी बनाऊं, मान लो ये कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी, ये कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है. न्यूट्रल मतलब क्या, चार्ज है क्या इसमें, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, है लेकिन इक्वल अमाउंट में है. ऐसा थोड़ी कि न्यूट्रल है तो कुछ नहीं है लेकिन इक्वल अमाउंट में है ना. ये तो पता है लेकिन इक्वल अमाउंट में. ऐसा नहीं कि न्यूट्रल बॉडी है तो उसमें चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो नहीं है, चार्ज प्रेजेंट है, बट जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव भी है, इसलिए वो न्यूट्रल है. तो अगर न्यूट्रल बॉडी है, अब मैं इसमें मान लो कि दो तीन गोला बनाता हूं. गोला कहने का मतलब यहां पर एक चार्ज रख देता हूं, ये मान लो इसमें 10 कूलम चार्ज है. कितना चार्ज है, 10 कूलम. हमने बस माना, समझा रहे हैं चीजों को, हमने बस माना, ठीक है. ये है हमारा, और ये वाला जो चीज है ना, इस सिस्टम को बांधे हुए है. क्या है, सिस्टम को बांधे हुए. कहने का मतलब एक तरीके का इसको मान लो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री. इसको हटा दो, न्यूट्रल बॉडी अभी नहीं, बाद में देखते हैं. मान लो कि एक चार्ज है 10 कूलम है, कोई एक बॉडी है अंदर में ही है, इसके जो भी है उसमें 10 कूलम चार्ज है, वो न्यूट्रल नहीं है, 10 कूलम चार्ज है. अभी मान लो अंदर 10 कूलम चार्ज ऐसे हमें दिखा, और एक मैंने एक बाहर से बाउंड्री बना दिया, घेरा दे दिया. अब क्या हुआ ना, इसको शेक किया गया, हिलाया गया, मान लो कुछ भी किया गया. मान लो कि दिस होल सिस्टम इज होल सिस्टम इज शेक्ड, ऐसे ऐसे किया गया, ये वाला दिस होल सिस्टम इज शेक्ड, इसको हिलाया गया. अब हिलाने से क्या होगा, हिलाने से हमें जो
कंसिक्वेंसेज इसके दिखाई दिए। द थिंग विच वी हैव ऑब्जर्व्ड हेयर इज लेट इट बी, क्या मान लेते हैं, मान लो कि ये तो सरफेस बाउंड्री जो था ऐसे ही रहा, अब इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आ गई, मतलब एक यहां पर आ गया तुम्हारा, कितना ले लोगे, कुछ भी ले लो, 8 कूलम, और एक यहां पर आ गया 2 कूलम, एक आ गया 8 कूलम, एक आ गया 2 कूलम। ये फाइनल सिचुएशन है आफ्टर शेकिंग, फाइनल सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते थे चार्ज के। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? अगर मैं और इस पे और इसको अलग कैटेगरी में तोड़ना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मान लो ये हमारा सिस्टम का बाउंड्री है, जो ये था, ये बाउंड्री वेरी हो रहा है, यही बाउंड्री यहां बनाए हैं, ऐसा नहीं कि ये छोटा हो गया ये अलग हो गया, ये यही वाला बाउंड्री है, ठीक है। सिमेट्री नहीं बन सकता है, इसीलिए नॉर्मल बना रहे हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि अलग बाउंड्री है और ये है, ठीक है, ऐसा बाउंड्री है मान लो। अब इस बाउंड्री क्या हुआ, जो भी मैंने शेक किया था, ये सब जो ओवर शेकिंग हुआ है, इसके कारण यहाँ पर 12 कूलम आ गया, कहीं से दिखा, और यहाँ पर दिख गया -2 कूलम। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर ये सिचुएशन 1 है हमारा, दिस इज द केस 1 विच वी हैव रिटन एंड दिस इज केस 2 विच वी हैव रिटन हेयर, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि दोनों का टोटल चार्ज बताओ तो जी, तो यहां भी बोलोगे सर 10 कूलम, यहां भी बोलोगे 10 कूलम। जोड़ने आता है? जोड़ने आता है। बात समझ में आ रही है? तो चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व का सिंपल सा मतलब है कि जितना चार्ज हमारा बिफोर था, कुछ भी प्रोसेस किया जाए, कुछ भी किया जाए, उतने चार्जेस हमेशा प्रेजेंट रहेंगे उस सिस्टम के अंदर, ठीक है। और आइसोलेटेड बाउंड्री होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब अंदर की चीजें ना बाहर जा सकती हैं, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है। बात समझ में आ रहा है? अंदर की चीजें ना बाहर जा सकती है, ना बाहर का कोई अंदर आ सकता है। तो ये है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये वाला जो चीज है सिस्टम का जो बाउंड्री, ये आइसोलेटेड है। ये कैसा बाउंड्री है? आइसोलेटेड बाउंड्री। तभी तो ये हो रहा है, नहीं तो अगर बाहर से कोई चार्ज अगर इंटर कर जाएगा तब तो यहाँ पर ये टोटल समेशन गड़बड़ हो जाएगा। कहने का मतलब मान लो तुमने शेक किया और साथ में बाहर से और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो अंदर मौजूद नहीं थे, तब दिक्कतें आ जाएंगी। तब क्या आ जाएंगी? दिक्कतें आ जाएंगी। मतलब ये चीज कंजर्व नहीं रहने वाला, जितना पहले था उतना बाद में है, तभी चीजें कंजर्व कहलाएंगी। वो तभी हो पाएगा जब हमारा सिस्टम का बाउंड्री कैसा हो? आइसोलेटेड। कैसा? आइसोलेटेड। बात समझ में आ रही है? तो ये है सिंपल सा, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यहां पर बात नोट करने वाली ये है कि चार्ज ऑफ इंडिविजुअल, चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, if you are taking 8 coulomb or 2 coulomb, they are both are positive charges. If you are taking 2 coulomb and -2 coulomb, one is positive and another one is negative charge. तो देखोगे क्या कि इंडिविजुअल जो चार्ज है, इंडिविजुअल जो चार्ज है हमारा, राइट, इंडिविजुअल चार्ज चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो कंजर्व नहीं है, वो बदल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? वो बदल रहे हैं। यहाँ पे कितना था नेगेटिव चार्ज? 0, लेकिन फाइनल कितना आ गया? -2 कूलम। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना था? 8 कूलम। यहाँ पे फाइनल कितना आ गया? 12 कूलम। लेकिन होल समेशन, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज सेम। यहाँ था 10, तो यहाँ भी टोटल कितना है? 10। यहाँ भी टोटल कितना है? 10। इन दोनों को देखो, नेट चार्ज अगर मैं लिखना चाहूँ तो 10 कूलम। यहाँ पर भी नेट चार्ज लिखना चाहूँ, नेट चार्ज बता दो जी, तो नेट चार्ज यहाँ भी कितना? 10 कूलम। ठीक है, 10 कूलम। तो ये है सर, सिंपल सा प्रॉपर्टी है, सभी को समझ में आ गया होगा, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। लिख लो, जल्दी लिखो, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, यही है। थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इस पे।
ठीक है, अगर नहीं लिखे हुए तो पॉज कर लेना और लिख लेना, ठीक है। चलो इसी में समझ लेते हैं, रब नहीं करता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? ये बोल रहा हूं कि सर आइसोलेटेड सिस्टम से अगर और समझ में नहीं आया तो सिंपल सा मानो, जो माना जाता है कि आवर यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्योंकि यूनिवर्स तो है, उसके अलावा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जो हमारा यूनिवर्स है उसी के अंदर सब चीजें रहेंगी, न बाहर से कोई आने वाला है, ना यूनिवर्स से कहीं कोई जाने वाला है। तो यूनिवर्स को कैसा बोला गया? आइसोलेटेड सिस्टम हम मान सकते हैं। तो आइसोलेटेड का अगर एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है कि सर आइसोलेटेड क्या होता है, तो सिंपल सा मानो ये जो पूरा ब्रह्मांड है हमारा, जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स से न चीज़ें अंदर आ सकती हैं, न किस यूनिवर्स से किसी दूसरे जगह चला जा सकता है। यूनिवर्स तो एक ही है, 1 2 3 4 सब कैटेगरी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर चीज़ें नहीं हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हम यूनिवर्स को आइसोलेटेड सिस्टम, वी कैन कंसिडर इट एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये चीज़ है। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दूं तो आई होप सभी लोग कर पाएंगे। थ्योरी को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं अभी, और मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्या देखता हूं कर पाते हो कि नहीं। नहीं करोगे तो हम लोग मिलके दोबारा ट्राई करेंगे, और क्या। सभी लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बनाना है। ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया तो सर वीडियो पॉज नहीं किया और देख लिए, उतार लिए। क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2-3 मिनट जितना लगे। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन ये है कि अगर ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी मतलब बाउंड्री है, ये क्या है? बाउंड्री है हमारा सर, ठीक है। इसके अंदर एक ए है, छोटा सा बॉडी, एक बी है छोटा सा, और एक सी है छोटा सा, ठीक है। ए बी एन सी, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ए बी एन सी एक बाउंड्री है जो कि आइसोलेटेड बाउंड्री है। उसके अंदर 2-3 स्मॉल बॉडीज रख, ए बी एन सी। इनिशियल चार्जेस दिए हुए हैं। इनिशियल चार्ज ऑन ए बोला गया 6 कूलम। Initial charge on body A is 6 coulomb. Initial charge on body B is, take it as 4 coulomb, and initial charge on body C is, take it as -2 coulomb. ये जो मैंने ब्लू से लिखा है इनिशियल चार्जेस ऑन बॉडी A में है 6 कूलम, बी में है 4 कूलम, एंड सी में है -2 कूलम। ये दिया हुआ है। अब क्या किया गया? सेम चीज, आपस में सभी चीजों को टकराया गया। अरे बॉडीज है, आपस में क्या किया गया? सभी चीजों को टकराया गया, मतलब इसको सेक किया गया पकड़ के। इस बाउंड्री वॉल को पकड़ा, ऐसे करके सेक किया गया। जब सेक किया गया तो एज अ फाइनल सिचुएशन नया चार्जेस अपीयर हो गया। नया चार्जेस क्या हो गया? अपीयर हो गया। किसमें? ए बी और सी में। यहां पे मान लो आ गया तुम्हारा 4 कूलम, यहां पर आ गया 6 कूलम, यहां पे आया x कूलम। आफ्टर सेकिंग द बॉडी, द फाइनल चार्जेस अपीयर्ड ऑन द ए बी एंड सी आर 4 कूलम प्लस 6 कूलम एंड x कूलम। मैंने आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइनल चार्जेस लिख दे रहा हूं, फाइनल चार्जेस ऑन बॉडी या बॉडीज क्या है? 4 कूलम, B है 6 कूलम, और C का फाइंड करना है। ये है आफ्टर सेकिंग, बॉडी को सेक किया गया तब। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये रब कर रहा हूं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आ गया क्या आंसर? आया? आया क्या आंसर? कितना आया? कितना आया? ठीक है, देखते हैं। तो अभी हमने सिंपल सा प्रॉपर्टी पढ़ा ना, क्या पढ़ा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, ये पढ़ा। तो सिंपल सा चीज है, उसी से आएगा। देखो कैसे आता है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। अगर मैं टोटल इनिशियल चार्ज करूं, टोटल इनिशियल चार्ज किसी सिस्टम में क्या है, तो 6 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस -2 कूलम, यही है। ये कितना हो गया? 10 कूलम -2 कूलम, दिस विल गिव यू एज 8 कूलम। ये क्या है? टोटल इनिशियल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज है ना। टोटल फाइनल चार्ज जरा बताना, टोटल फाइनल चार्ज, टोटल फाइनल चार्ज कितना आ गया? 4 कूलम प्लस 6 कूलम प्लस x कूलम। x मेरे को निकालना है, x मेरे को निकालना है। ये कितना आ गया जी? 10 कूलम प्लस x। बोलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही हो गया। अब क्या है सर? आइसोलेटेड बाउंड्री है, तो टोटल इनिशियल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? टोटल फाइनल चार्ज ऑन द बॉडी। बात समझ में आ रही है? तो टोटल इनिशियल कितना है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो सर। टोटल इनिशियल 8 कूलम है और टोटल फाइनल कितना है? 10 कूलम प्लस x। तो बताओ बताओ जी x की वैल्यू कितनी? तो x की वैल्यू 8 कूलम माइनस 10 कूलम। सर कहने का मतलब x की वैल्यू -2 कूलम आ गई। मतलब जो x पे चार्ज, सॉरी बॉडी C पे जो चार्ज अपीयर हुआ था फाइनली, वो कितना है? वो -2 कूलम। सिंपल, यही तो है प्रॉपर्टी। आ गया समझ में? देखो देखो कहीं कोई दिक्कत? कैलकुलेशन सही तो है सब, है ना? -2 कूलम। ठीक है, -2 कूलम ये है हमारा सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया? कोई खास बात नहीं था? ठीक है, सभी का आया होगा। जिनका नहीं आया देख लीजिए, यही है टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू टोटल फाइनल चार्ज। ये सिंपल सा प्रॉपर्टी पे था। अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी सीखते हैं। वो नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है, सब जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं छोटा सा है, मैं बता दे रहा हूं। वो क्या है? ध्यान देने का है बस। व्हेन चार्ज इज transferred when charge is transferred, then mass also gets transferred। ठीक है, when charge is get transferred then mass is also get transferred। ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है। कैसे? देखो, हम क्या जानते थे? हम जानते थे
कि इलेक्ट्रॉन का मास की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन का मास तो कितना होता है जी, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मैंने ये बात किया था। तो जब भी हम ट्रांसफर करते हैं तो वो किसका करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ही करते हैं, प्रोटॉन का तो नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में बंधा होता है, वहां से वो ट्रांसफर करना इम्पॉसिबल टास्क है, पता है ना। ये हमारा सर अगर न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बंधे हुए हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ही घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को तुम ट्रांसफर कर रहे हो, सिंपल सा चीज देखो, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसे और भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या हो गया, माइनस, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके पास कमी हो गई तो वो प्लस। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल है मान लो, और एक हमारे पास एक और बॉडी है, ये भी न्यूट्रल है, तो अगर इससे तुम इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन मान लो ट्रांसफर किए, ठीक है, तो ये हमारा बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये हमारा बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन तुम इससे निकाल के उसमें डालते हो तो। बात समझ में आ रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रॉन का तो मास भी तो है, इलेक्ट्रॉन का मास भी है, तो ये मास में भी हल्का सा चेंजेस आएगा, हल्का सा क्या आएगा, बहुत कम चेंज आएगा, लेकिन मास तो दोनों का बदलेगा। कहने का मतलब है कि अगर चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो तो मान सकते हो मास भी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मास विल गेट चेंजेस। तो मास कहाँ से चेंज हो गया, कोई लाके उसको कुछ रखा तो वो बढ़ गया, ठीक है, तो मास सर बदल जाता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास मास है, तो मास भी यहाँ से इसका उठ के आ गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका चार्ज उठ के आया, इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी उठ के साथ में आ गया। इतना बात समझ में आ रही है। तो बस ये सिंपल सा था कि इतना इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो उसके हिसाब से इसका मास कम जाएगा और इसका मास बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं सिंपल सा बोलता हूँ कि ये इसी को मान लो कि ये बॉडी अगर हमारा न्यूट्रल है और ये बॉडी हमारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, कैसे भी चार्जिंग हुआ होगा ये हमारा कंसर्न नहीं है, चार्जिंग का बहुत तरीके का मेथड है। ये अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज है और ये वाला बॉडी हमारा न्यूट्रल है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर ये ए बॉडी है हमारा और ये बी है, लेट इज टेक एज ए, लेट इज टेक इट एज बी, तो विच बॉडी विल बी हैविंग मोर मास, किसके पास सर मास ज्यादा होगा, मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर मैं सिंपल सा 4 ऑप्शन देता हूं, मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, या मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए, या वी कैन से मास ऑफ ए इज लमसम बराबर टू मास ऑफ बी, नन ऑफ द अबव, नन। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास ज्यादा, इसके पास ज्यादा, तो मास ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ ए। बात समझ में आ रही है। लिखते जाओ, ये सब इलस्ट्रेशंस है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। सब सिंपल इलस्ट्रेशंस थे, मैं तुम्हें समझा रहा हूं चीजों को। लिखते जाओ लिखते जाओ। अगर ऐसे ही दूसरा केस दिया रहता सर, दूसरा केस दिया रहता क्या कि हमारे पास ये बॉडी है, हमारे पास ये बॉडी है ए और सिमिलरली ये बॉडी है कुछ बी, ये है न्यूट्रल और ये है पॉजिटिव चार्ज होल्डर, पॉजिटिवली चार्ज्ड।
तो इसमें क्या लिखते हैं, बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलो, इसमें क्या लिखते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे, किसका मास ज्यादा होगा, किसका मास ज्यादा होगा, लगभग लगभग ए का। क्यों? क्योंकि सर इससे तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, मास ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ बी। बात समझ में आ रही है? तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन भी मैंने लिखवा दिया था पिछले क्लास में, है ना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नहीं हुआ होगा तो पॉज करके लिखना कॉपी किताब में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है। अगर मैं पूछूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं, एक और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आगे सीख जाओगे। चार्ज की एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, है ना, अभी डिस्कस नहीं करते उसे। अगर मैं सिंपल सा पूछूं क्या कि फाइंड द, क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ electrons in 1 coulomb charge. Find the number of electrons in 1 coulomb charge. 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, पॉज करके बनाना है, पॉज करो और बनाओ। Find the number of electrons in 1 coulomb charge. ठीक है, 1-2 मिनट पॉज करके बनाना है, हम डिस्कस करते हैं क्या होगा सर। तो सिंपल सा चीज है, कोई खास बात नहीं है। क्या हम जानते हैं ना सर, Q बराबर NE होता है, Q बराबर NE कहाँ देखे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम देखे हैं। तो Q कितना दिया हो सर, Q की वैल्यू है 1 कूलम, Q की वैल्यू कितना है 1 कूलम। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर डाल के हमें निकालना है क्या, N की वैल्यू, है ना। किसकी वैल्यू निकालना है, N की वैल्यू। तो निकालो जल्दी, कितना आएगा, N की वैल्यू जल्दी कैलकुलेट करो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो और N की वैल्यू बताओ जल्दी। आ गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिए होगा ना। तो सर यहां से लिख दो 1 कूलम इक्वल्स टू N, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहां से N कितना आ गया, N आ गया सर 1/1.6 इंटू 1/10⁻19, इतना इलेक्ट्रॉन्स। तो N की वैल्यू जो आ गई 1/1.6 इंटू 10⁻19। बात समझ में आ रहा है? इतना आ गया सर। अब ये कितना आ जा रहा है दिखाओ। ये तो एक ऊपर चला गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 करना। तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा, यहां से लगभग 0.1 16.5 या 100 16.5 5 3 15
ठीक है, ये करीब करीब आ रहा है 6.25 इंटू 10⁻18। देखा, इतना आना चाहिए, 6.25 इंटू 10⁻18 है ना, 6.25 इंटू 10⁻18। इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलम चार्ज में। बात समझ में आ रही है? ये छोटा नहीं है, 10⁻18 करोड़ से भी ज्यादा। ठीक है, 10⁻7 करोड़ होता है, फिर करोड़ का करोड़, फिर अरब। इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में? एक कूलम चार्ज में। तो कहने का मतलब है कि जो कूलम यूनिट है ना, जो चार्ज की यूनिट कूलम है, वो कोई छोटी मोटी यूनिट नहीं है। वो एसआई में हम लोग कूलम लिखते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अगर और भी यूनिट की बात करेंगे, अदर यूनिट ऑफ चार्ज, अदर यूनिट ऑफ चार्ज की अगर बात करेंगे तो वो क्या होगा? वो होगा पहला माइक्रो कूलम। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो कूलम। दूसरा की बात करेंगे, इसको बोलते हैं मिली कूलम। ये दो बेसिक है। ठीक है, माइक्रो कूलम, मिली कूलम। फिर आगे जाओगे तो नैनो कूलम भी आएगा। ठीक है, फेम्टो कूलम भी आएगा, पिको कूलम भी आएगा। तो ये दो बेसिक। कहने का मतलब माइक्रो कूलम है तो यहाँ पर 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हो। वन यार, यहाँ पर 10⁻³ कूलम लिख सकते हो। 1 माइक्रो कूलम इक्वल्स टू 10⁻6 कूलम के बराबर होता है, और 1 मिली कूलम 10⁻³ के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? अदर यूनिट्स ऑफ चार्जेस ऑल्सो देयर, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, पिको कूलम, फेम्टो कूलम, नैनो कूलम, 10⁻⁹, 10⁻⁻15, 10⁻⁻12 एंड सो ऑन। अभी आप ये दो को ध्यान में रखिएगा, है ना। अदर यूनिट्स आर ऑल्सो देयर, स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है, ये लिखो। ठीक है, कॉपी कर लिए, है ना। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे खत्म कर लिए अपना चार्ज का। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे कुछ बेसिक, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है, क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस इस पे कीजिएगा, कोई खास बात नहीं है ना। कहने का मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, चार्ज की प्रॉपर्टीज पे, फिर आपका ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना, 1 कूलम, 2 कूलम, 6 कूलम, जैसा भी दे देगा, कोई खास बात नहीं रहेगी। ठीक है।